श्रीराम कॉलोनी में पूनम यादव रहती थी। उसके 3 बेटे थे, रोहित, शिव और कान्हा। इसी कॉलोनी में जीवन साहू भी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। हम इस कहानी में सिर्फ नीतू का ही उल्लेख कर रहे हैं, जिसका संबंध इस कहानी से है। 24 वर्षीय नीतू साहू जीवन साहू की ही बेटी थी। एक ही मोहल्ले के बासिंदे होने के कारण स्वाभाविक रूप से रोहित यादव और नीतू साहू की अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। इसका परिणाम यह निकला कि कब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। 3 महीने तक दोनों ने अपनी चाहतों को मन में ही छिपा कर रखा। कभी न कभी तो इस चाहत को मुखर होना ही था। पहल रोहित यादव की तरफ से हुई। एक दिन वह अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। उसकी नज़र कपड़े के शोरूम पर गई। उस शोरूम के भीतर नीतू कपड़े पसंद करती दिखाई दी। उस शोरूम का दरवाजा कांच का बना हुआ था, अतः अंदर की हलचल बाहर आते जाते लोगों को दिखाई देती थी। उस शोरूम के बाहर रोहित ने बाइक खड़ी की और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। वह सीधे उस काउंटर पर पहुंचा जहां नीतू कपड़े पसंद कर रही थी। वहां ढेरों कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। नीतू के चेहरे पर झुंझलाहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। रोहित ने उसके करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नीतू चिंक कर पीछे पलटी। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, सूट खरीद रही हो क्या? हाँ, कोई जच ही नहीं रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बगैर नीतू को बोलने का मौका दिए काउंटर पर खड़ी लड़की की ओर मुखाबित होता हुआ अंगुली से इशारा करते हुए रोहित बोला, मैडम, वो जो तीसरे रैक पर पिंक कलर का है उसे दिखाइए। पिंक कलर वाला सूट निकालकर उस सेल्स गर्ल ने काउंटर पर रख दिया। रोहित सूट की तह खोलकर नीतू के सामने रखते हुए बोला, यह तुम पर खूब फवेगा। उलट पलट कर देखकर नीतू ने भी उसे पसंद कर लिया। सहयोग के लिए शुक्रिया। पैक्ड सूट का पेमेंट कर नीतू काउंटर के स्टैंड पर रखा एक कैप हाथ में लेते हुए बोली, ये कैप तुम पर बहुत जचेगी। फिर रोहित को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उसके सिर पर कैप लगाते हुए बोली, देखो बहुत जच रहे हो। रोहित ने पेमेंट करनी चाहिए, पर उसने रोहित को ऐसा करने से रोका। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए, प्लीज़। दोनों शोरूम के बाहर आए। नीतू बोली, अच्छा किया तुमने यहाँ आकर, मेरी मदद हो गई। कहाँ जाओगी? रोहित ने पूछा। नीतू जिस काम से आई थी वह तो पूरा हो गया था, अब घर ही जाना था। वह कुछ कहती उसके पहले रोहित बोला, कुछ समय मेरे लिए नहीं निकालोगी? एक एक कप कॉफ़ी हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर खामोशी से उसने उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी। दोनों बाइक पर सवार होकर कॉफ़ी शॉप पर पहुंच गए। रोहित ने बाइक स्टैंड पर खड़ी की। नीतू के एक हाथ में पॉलीथीन का कैरी बैग था। उसके खाली हाथ को रोहित ने थाम लिया। नीतू ने देखा मगर कुछ नहीं बोली। एक खाली टेबल पर दोनों पहुंचे। उस समय कॉफ़ी शॉप में बहुत भीड़ थी। टेबल के आमने सामने दोनों बैठ गए। कुछ और लोगी? रोहित ने पूछा। नीतू ने इनकार में अपना सिर हिलाया। सिर्फ कॉफ़ी। रोहित ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। 5 मिनट बाद कॉफ़ी सर्व हुई। खामोशी के बाद दोनों कॉफ़ी का सिप लेते रहे। लब खामोश थे, निगाहें बात कर रही थी। कॉफ़ी खत्म कर दोनों कॉफ़ी शॉप से बाहर आए। बाइक पर नीतू को बिठाकर रोहित श्रीराम कॉलोनी पहुंचा। नीतू के घर से थोड़ी दूर पर उसने बाइक रोकी। नीतू बाइक से उतरकर अपने घर की ओर बढ़ी रही थी। रोहित ने आवाज़ लगाई, नीतू सुनो। नीतू ने पलटकर रोहित की ओर सवालिया निगाहों से देखा। रोहित बोला, कल वहीं मिलोगी क्या उस सूट के साथ? सच्ची कह रहा हूँ, उस सूट में तुम्हें देखना चाहता हूँ। नीतू मुस्कुराते हुए बोली, सोचूंगी। फिर वह वहाँ रुकी नहीं, घर की ओर बढ़ गई। उसने एक बार पीछे पलट कर देखा तो रोहित बाइक की सीट पर बैठा उसे बाय बाय कर रहा था। करार के मुताबिक अगले दिन नीतू उससे नहीं मिली और 3-4 दिन दिखाई तक नहीं दी। परेशान होकर रोहित नीतू के घर के सामने बाइक की सीट पर बैठा टकटकी बांधे उसके घर की ओर देखता रहा। 1 घंटे के इंतजार के बाद नीतू उसे घर की छत पर कपड़े डालती हुई दिखाई दी। रोहित ने हाथ हिलाकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, लेकिन जानबूझकर नीतू ने अनदेखा कर दिया। रोहित को बहुत गुस्सा आया। इधर उधर देखा और पास से एक पत्थर उठाकर जोर से छत की ओर उछाल दिया। पत्थर नीतू के पास जाकर गिरा। नीतू को मालूम था कि ऐसा किसने किया होगा। उसने चौंकने की शानदार एक्टिंग की। इधर उधर निगाहें घुमाने के बाद रोहित पर जाकर ठहर गई। रोहित ने उसे हाथ से इशारा किया, साथ ही हवा में मुक्का घुमाया। रोहित के ऐसा करने पर नीतू खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसने से रोहित का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में अपने सिर के बालों को नोचने का नाटक किया। नीतू को हाथ का पंजा दिखाकर इशारे से बताया 5 बजे। फिर उसने हाथ उठाकर चाय की चुस्की का इशारा किया। हरी झंडी मिलते ही रोहित के चेहरे पर रौनक आ गई। बाइक पर बैठा और चल पड़ा। तय समय से 15 मिनट पहले रोहित कॉफी शॉप में जाकर एक टेबल के पास लगी हुई कुर्सी पर बैठ गया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थी। 5:15 होने जा रहा था। वह उठकर बाहर ही जाने वाला था कि दरवाजा खोलकर नीतू आती दिखाई दी। उठने को तत्पर रोहित फिर से वहीं बैठ गया। नीतू पिंक कलर का वही सूट पहनकर आई थी। टेबल के करीब पहुंचकर कुर्सी पर बैठती हुई बोली,
ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा हुजूर को, बस 15 मिनट लेट हुई हूँ और वो 5 दिन जिससे तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था वो इंतज़ार में शामिल नहीं है। गुस्सा ठंडा कीजिए हुजूर। फिर रोहित ने नॉर्मल होते हुए कॉफ़ी मंगाई। कॉफ़ी पीते समय इधर उधर की बात होती रही। मौका देखकर नीतू बोली, तुमने बुलाया, मैं आ गई, हो गई तसल्ली। 5 दिन के इंतजार का ये सिला 15 मिनट बहुत होते हैं जनाब। कहते हुए नीतू कॉफ़ी शॉप के बाहर निकल गई। वक्त के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। प्यार का अंकुर अब बड़ा दरख्त बन चुका था। दोनों साल भर से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। इन दिनों इन लोगों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई, लेकिन इसका क्या किया जाए कि समय को कुछ और ही मंजूर था। कॉलोनी में रात 9 बजे किसी की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। उस वक्त रोहित नीतू के घर के सामने बल्कि दरवाजे पर चिल्ला चिल्ला कर नीतू का नाम लेकर दरवाजा पीटे जा रहा था। पार्टी में व्यवधान हो रहा था। सोनू प्रजापति और जागेश्वर साहू ने रोहित को ऐसा करने से मना किया। इस बीच सोनू ने किशन पांडे को फोन कर श्री राम कॉलोनी पहुंचने को कहा। सोनू ने जिस समय किशन को फोन किया उस वक्त वह थोड़ी ही दूरी पर था। 2 मिनट में ही वह वहां पहुंच गया। आनन फानन में बाइक को स्टैंड पर खड़ी कर गुत्थम गुत्था हो रहे सोनू, जागेश्वर और रोहित के बीच में वह भी घुस गया। ये 3 और रोहित अकेला फिर भी तीनों पर भारी पड़ रहा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उन तक पहुंच रही थी। वो हल्ला सुनकर नीतू छत पर पहुंच गई। रोहित काबू में नहीं आ रहा था। तीनों को माँ बहन की गालियां देते हुए देख लेने की धमकी दी जा रहा था। नीतू ने रोहित को पहचान लिया। नीतू ने देखा कि उन तीनों में से एक के हाथ में चाकू था, जिसे उसने ऊपर उठाया और बगैर मौका दिए रोहित पर वार करता चला गया। छत पर खड़ी नीतू चिल्लाई, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, उसे कोई बचाओ। उन चारों के पास कोई मोहल्ले वाला नहीं आया। तब नीतू ने प्रेमी को बचाने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी और रोहित की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। उसके पैर फ्रैक्चर हो चुके थे, एक पैर टूट ही गया। फिर भी वह जमीन पर पड़ी हुई चिखती चिल्लाती रही। सोनू प्रजापति, जागेश्वर साहू और किशन पांडे रोहित को चाकू से मारकर फरार हो गए। उनके भागने के बाद मोहल्ले वाले वहां पहुंचे जहां रोहित अपने ही खून में डूबा हुआ था। किसी ने रोहित के चाचा लालू यादव और पिता पूनम यादव को दौड़कर यह सूचना दी। दोनों भाई वहां पहुंचे। रोहित खून से तरबतर पड़ा था। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। तत्काल रोहित को पास के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी शेर सिंह पुलिसकर्मियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। वहां लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि रोहित पर 3 लोगों ने हमला किया। लोगों ने यह भी बताया कि एक हमलावर जग्गू साहू उर्फ जागेश्वर रायपुर की ओर भागा। तीनों फरारों की हुलिये के हिसाब से पुलिस ने जिले से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। इसका नतीजा यह निकला कि पुलिस ने जागेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने 2 लोग सोनू प्रजापति, जोगी मूर्ति और किशन पांडे को घटना में शामिल बताया। घटना के अगले दिन पुलिस ने दोनों को अलग अलग जगहों से धर दबोचा। इन लोगों ने अपने बयानों में बताया कि रोहित की दबंगई पहले से ही उनकी आंखों में खटक रही थी। उस दिन हमने रोहित को समझाया, लेकिन वह उत्तेजित होकर हम तीनों को ही गालियां देने लगा था। रोहित हाथापाई पर उतर आया था। तब हम लोगों ने मजबूर होकर उसे सबक सिखाया। उसी रात नीतू को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। वह बार बार बेहोश हो रही थी और जब भी होश आता तो एक ही सवाल करती, रोहित, मेरा रोहित कैसा है। जो भी हालचाल पूछने अस्पताल पहुंचता हर किसी से यही पूछती कि रोहित कैसा है, ठीक तो है ना। लोगों की खामोशी ने नीतू को बहुत बड़ा सदमा दिया था। अपने दर्द को भूलकर वह रोहित की सलामती की कामना करती हुई बेड पर पड़ी रही। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।